तने के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि तना कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, और जो तने का मॉडिफिकेशन होता है वो किन किन बेसिस पर होता है, किन किन आधार पर होता है, वो सारी ही चीज़ें हमने कवर कर ली थी। आज हमें पढ़ना है कि स्टेम का मॉडिफिकेशन किस तरह से होता है, यानी स्टेम कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेम होती है वो भी मॉडिफाइड हो जाती है और वो भी काफ़ी सारी चीज़ों के रूप में काम करने लगती है ना। तो इसके मैंने कुछ आधार बताए थे, कुछ बेस बताए थे, किसके? स्टेम मॉडिफिकेशन के। स्टेम मॉडिफिकेशन के मैंने कुछ आपको बेसिस बताए थे पिछली वीडियो में, है ना, कि इसके कुछ बेस होते हैं, है ना, क्या होते हैं? बेस होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है हमारा भोजन संग्रह का, ठीक है, यानी कि फूड स्टोरेज का, हिंदी में लिख देते हैं। पहले वो क्या करती है, या तो जो स्टेम है वो भोजन संग्रह करने के लिए यानी संग्रह करने के लिए रूपांतरित होगी, या तो वो सपोर्ट के लिए यानी कि सहारे के लिए, और किस लिए हो सकती है? प्रोटेक्शन, डिफेंस के लिए, बचाव के लिए, है ना। और आखिरी वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि कभी स्टेम या फिर किसी पौधे के जो कायिक भाग होते हैं, है ना, तना हो गया, जड़ हो गया, पत्ती हो गई, इन सारी भागों से, ठीक है, किसी मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा जब नया पौधा जनरेट हो जाता है, नया पौधे का विकास होता है, बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्तन या फिर कायिक जनन, है ना, ये सारी चीजें बोलते हैं उनको। तो लास्ट हमारा क्या है? कायिक प्रवर्धन, है ना, जिसे हम इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये बेस होते हैं, ये आधार होते हैं किसी भी स्टेम के मॉडिफिकेशन की, ठीक है। जब स्टेम मॉडिफाई होती है यानी कि जब तना रूपांतरित होता है तो उसका आधार कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? या तो संग्रह करने के लिए यानी कि खाद्य पदार्थ का संग्रह। याद कीजिए हमने ये रूट में भी पढ़ा था, है ना, जो रूट होती है वो मोस्टली क्या होती है कि खाना को संग्रहित करने के लिए, ठीक है, भोजन संग्रह के लिए वो थोड़ी मोटी हो जाती है, मांसल हो जाती है, फूल जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, गाजर के बारे में, मूली के बारे में, है ना। तो ये जो चीजें हमने पढ़ी थी वो किस लिए थी? वो खाद्य संग्रह के लिए ही मॉडिफाई हो गई थी, जो रूट थी, है ना। सेम थिंग यहाँ पर भी यही होता है कि स्टेम मॉडिफिकेशन में खाना संग्रह करने के लिए, ठीक है, संग्रहित करने की वजह से जो स्टेम होती है वो मॉडिफाई हो जाती है। दूसरी चीज सहारे के लिए, सपोर्ट के लिए, है ना। थर्ड है हमारा बचाव, प्रोटेक्शन के लिए भी, ठीक है, उसमें कांटे वगैरह बन जाते हैं, है ना, जो हमारी बर्ड्स होती हैं, कांटे वगैरह वहां से निकलते हैं एक्सिलरी बर्ड से, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज हम मॉडिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वन हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लीफ यानी कि पत्तियों के बारे में। बात समझ में आई? और लास्ट हमारा कायिक प्रवर्धन, जैसा कि मैंने बताया। तो सबसे पहले इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने से पहले मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि स्टेम जो होती है वो 3 तरह की होती है। स्टेम जो है, इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं, प्रकार, कितने प्रकार की होती है हमारा स्टेम यानी कि हमारा तना जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है हमारा भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम, है ना, अंडरग्राउंड। दूसरा हमारा होता है सब एरियल, है ना, और सब एरियल के बाद एरियल। ये स्टेम के पार्ट्स हैं, है ना, उसके टाइप्स हैं कि स्टेम जो होती है, जो तना होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। इन्हीं के बेसिस पर यानी कि हम क्या देखेंगे अब हम देखेंगे कि अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन किस तरह से होता है, सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन किस प्रकार से होगा, और एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन जो है, जो रूपांतरण है, वो किस तरह से होता है। ओके, तो इसे रफ कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इसे नोट करो, अगर करना हो तो इसे रफ कर देंगे। भूमिगत तने का रूपांतरण, ठीक है, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है।
तो अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है जब वो मॉडिफाई होती है, पहली चीज़ तो यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि देख लो, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जब मॉडिफिकेशन होगा, जब अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, यानी कि वो फल या सब्जी तो बनेगी, उसमें आपके नोट्स पाए जाएंगे, ठीक है, नोट्स तो होंगे, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा या फिर जो भी प्लांट बनेगा उसमें आपके नोट्स होंगे, यानी कि पर्व संधियां होंगी, ठीक है, पर्व संधियां होंगी, साथ ही साथ इंटर नोट्स भी होंगे, पर्व होंगे, कलिकाएं होंगी, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड्स जो हैं वो आपकी दो तरह की होंगी, पहली टर्मिनल, ठीक है, यानी कि शीर्षस्थ, और दूसरी या फिर वो होंगी अग्रस्थ या फिर कक्षस्थ कलिकाएं, ठीक है, कक्षस्थ, जिन्हें हम बोलते हैं एक्सिलरी। ठीक है, तो इतनी चीजें, ब्रांच यानी कि जो शाखाएं हैं, शाखाएं भी होंगी, ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है, ब्रांचेस जो होती हैं, ब्रांचेस। तो इतनी सारी चीजें जो हैं वो आपके भूमिगत तने में आपको देखने को ही मिलेंगी, ठीक है, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम का जब मॉडिफिकेशन होगा तो उसमें ये सारी चीजें होंगी, जरूर होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है, 4 प्रकार होते हैं इसके। पहला होता है प्रकंद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम, ठीक है। दूसरा होता है हमारा घनकंद, जिसे हम कॉर्म बोलते हैं। तीसरा हमारा होगा कंद, जिसे हम ट्यूबर बोलते हैं। और लास्ट वन हमारा होता है शलकंद, शलकंद जिसे हम बोलते हैं बल्ब, बल्ब्स, ठीक है, बल्ब बोलते हैं। तो इतने प्रकार होते हैं आपके किसके, अंडरग्राउंड स्टेम के, जब वो मॉडिफाई होती है तो, ठीक है। प्रकंद क्या होता है, घनकंद क्या होता है, शलकंद और कंद क्या होता है, ठीक है, 2-2 करके पढ़ते हैं हम लोग। तो इसे रफ करना पड़ेगा, पहले आप इसे नोट कर लो, ठीक है, फिर इसे रफ कर देंगे। तो हम पहले बात करते हैं प्रकंद के बारे में। प्रकंद यानी कि राइजोम। राइजोम में क्या होता है, राइजोम जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकंद। प्रकंद, सबसे पहले बात तो ये है कि प्रकंद जो होता है वो आपके भूमि के अंदर क्षैतिज वृद्धि करता है। कैसी वृद्धि करता है, क्षैतिज वृद्धि करेगा। ठीक है, ग्रोथ जो होती है वो कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आई। तो इसमें आपके एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल की मैं बात कर देती हूँ, उदाहरण। उदाहरण आपका इसमें आ जाता है अदरक और हल्दी, ठीक है, जिंजर और टर्मरिक जो आपकी आती हैं वो आपकी किस में आएंगी, प्रकंद में। प्रकंद होता है, मैंने आपको पहले ही यहाँ पर मैंने एक साइड सारी चीज़ें लिख दी थी कि आपको भूमिगत तने में नोट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि पर्व, पर्व संधियाँ, है ना, बर्ड्स यानी कि कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं, अग्रस्थ कलिकाएं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ब्रांचेस भी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, है ना। तो अपस्थानिक जड़ें भी निकलती हैं किसी किसी में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी किसमें, भूमिगत तने में, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम में। तो इसका मॉडिफिकेशन जो है, अंडरग्राउंड स्टेम का ही एक मॉडिफिकेशन है क्या, राइजोम। बात समझ में आई। मैंने सारी चीज़ें एक साइड इसलिए दी थी क्योंकि आपको बुक्स में देखने को मिलेगा कि आपको हर चीज़ में वही सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना, कि इसमें अग्रस्थ कलिकाएं होती हैं, ठीक है, और कक्षस्थ कलिकाओं से भी
आपको शाखाएं निकलती हुई देखने को मिलेंगी, नोड से आपको लीव्स देखने को मिलेंगी निकलते हुए। तो ये तो सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ ली थी, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का, है ना। तो राइजोम में आपका हल्दी, अदरक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अदरक की मैं बात करूँ, ठीक है, थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि एग्जाम्पल वैसे आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा और स्लाइड में भी आप देख सकते हो कि अदरक जो होती है कुछ इस टाइप से, ठीक है। अदरक में भी आपको नोट्स देखने को मिलेंगी, है ना। नोट से ही आपकी जो है ब्रांचेस, लीव्स जो हैं वो ऑरिजिनेट होती हैं, यानी कि निकलती हैं, है ना। पत्तियां वगैरह जो होती हैं वो आपको कहाँ से देखने को मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी पर्व संधियों से। तो इसमें पर्व संधियां होती हैं, ये पर्व संधियां हैं। बात समझ में आई। इसी तरीके से इसमें आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। नोट्स यानी कि बर्ड्स, सॉरी बर्ड्स। ये क्या है, बर्ड्स हैं। यहाँ पर लीफ बना दें अगर, तो लीव्स कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगी। ये आपकी लीव्स हो गई हैं। यहाँ पर हमने बात की थी कि जो कलिकाएं होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, वो आपकी दो तरह की होंगी, एक तो एपिकल या फिर टर्मिनल, और दूसरी या तो कक्षस्थ, यानी कि कक्षस्थ को हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स, है ना। तो एक्सिलरी बर्ड्स आपको दो तरह से, यहाँ पर देखो मैंने कहा है कि राइजोम में किस प्रकार की वृद्धि हो रही है, क्षैतिज वृद्धि। जो प्लांट है यानी कि जो पौधा है, यानी कि जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो ग्रो किस प्रकार से कर रहा है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो वृद्धि हो रही है वो इस तरह से हो रही है ना। इस तरह से हो रही है वृद्धि, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है इसमें। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर आप बताओ कि बर्ड्स कहाँ पे होंगी, जो आपके टर्मिनल बर्ड्स होंगी वो यहाँ पर ही तो होंगी। तो ये आपकी क्या हो गई, टर्मिनल बर्ड्स हो गई। बात समझ में आई, टर्मिनल, ठीक है। शीर्षस्थ कलिकाएं, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है शीर्षस्थ कलिकाएं हैं ये। और ये जो बगल में है ये आपकी कैसी हैं, ये आपकी हैं कक्षस्थ कलिकाएं। कक्षस्थ कलिकाएं यानी कि एक्सिलरी बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड। तो ये चीजें होती हैं। अदरक हो गया। आपको एक चीज पता है, जो ओरिजिनल जो हल्दी होती है, यानी कि जो ओरिजिनल टर्मरिक होती है वो आपकी डार्क रेड कलर की, यानी गहरे लाल रंग की होती है। सेम थिंग जो आपका अदरक होता है वो थोड़ा लाइट रेड कलर का, यानी कि हल्के रंग का होता है। और सेम थिंग यहाँ पर समान ही आपको दोनों चीज़ देखने को मिलती हैं। बात समझ में आई। तो ये तो हो गया राइजोम यानी कि प्रकंद। अब हम बात करते हैं घनकंद की। घनकंद में क्या होता है, घनकंद को हम क्या बोलते हैं, कॉर्म, यानी कि घनकंद। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में ही डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या है, राइजोम जो है वो आपका क्षैतिज वृद्धि करेगा भूमि के अंदर, जमीन के अंदर कैसी वृद्धि करता है वो, क्षैतिज वृद्धि करता है। लेकिन आपका कॉर्म जो है वो आपका ऊर्ध्वाधर वृद्धि करेगा। कैसा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर वृद्धि, यानी कि वर्टिकल ग्रोथ होगी उसमें। बात समझ में आई। तो कॉर्म जो है वो आपका इस तरह से सीधे में वृद्धि करता है। अगर मैं बताऊं फॉर एग्जांपल, मतलब थोड़ा देखने के लिए, इस टाइप से कुछ वृद्धि होती है उसमें। क्या क्या चीजें होती हैं कॉर्म में, ठीक है। आपको बगल में आपको कक्षस्थ कलिकाएं देखने को मिलेंगी, बर्ड्स, ठीक है। ये तने का भाग है, ये तना है। अब मॉडिफाइड ही है तने का, तो फिर तने तो होगा ही इसमें, है ना। नोट्स पाई जाती हैं जहाँ पर आपको लीफ देखने को मिलेंगी, स्केली लीव्स देखने को मिलेंगी इस प्रकार से। और इंटरनोड आप जानते हो, दो नोड्स के बीच का जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, ठीक है, गैप बिटवीन नोड्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो ये नोड्स होती हैं, क्या होती हैं, नोड्स। इसी पर आपको छोटी छोटी ऐसी स्केली लीव्स देखने को मिल जाएंगी। हाँ, यहाँ पर आपको कभी कभी यहाँ पर आपको अपस्थानिक जड़ें निकलती हुई देखने को मिलेंगी। जो भूमिगत तने का रूपांतरण होता है ना,
उसमें आपको अपस्थानिक जड़ें यानी कि एडवेंटिटियस रूट्स भी निकलती हुई मिलेंगी। किसी किसी में ब्रांचेस होती भी हैं और नहीं भी होती हैं, यानी कि शाखाएं या तो पाई भी जाएंगी या फिर नहीं होंगी, यानी कि शाखा रहित भी होगा, ठीक है, और शाखा युक्त भी हो सकते हैं ये। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख ही सकते हो एग्जाम्पल में, ठीक है। ये बना नहीं सकती मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब इसीलिए मैंने स्लाइड लगाई हैं कि आप स्लाइड की हेल्प से आप देख सको कि कैसी चीज़ होती हैं। बात समझ में आई? अगर मैं खड़ी काट बनाऊँ इसकी, अगर मैं क्रोकस की बात करूँ, ठीक है, जो कि कॉर्म का ही एग्जाम्पल होता है क्रोकस। क्रोकस में क्या होगा कि कुछ इस टाइप से होता है वो। यहाँ से अब इसकी जड़ें निकलती हैं, मतलब अपस्थानिक जड़ें, और इसका जो तना है वो इस तरह से होती हैं। इसमें लीव्स जो होती हैं, इस टाइप से, है ना। अंदर की तरफ ये वाइट होता है यानी सफ़ेद, और बाहर की तरफ ये ब्राउन होगा यानी भूरे रंग का, भूरा। एग्जाम्पल की बात करें कॉर्म में, तो कॉर्म में आपका अरबी आ जाता है उदाहरण, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ उदाहरण, अरबी हो गया और जिमीकंद, नाम ही जिमीकंद है। जमीकंद यानी कि जमीन के अंदर ये उपस्थित होता है, तो जिमीकंद आदि। एग्जाम्पल का ही खेल है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर एग्जाम में मोस्टली इसमें आपके टिक मार्क जो होते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज जो होते हैं, उसी में आपको देखने को मिलेगा कि आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि जिमीकंद बताओ किस तरह का भूमि का तना है, ठीक है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कॉर्म है यानी कि घनकंद है, शलकंद है, ठीक है, या फिर और भी चीज़, या फिर दूसरी चीज़ वायव्य तने का कोई एग्जाम्पल ले लिया उन्होंने बोला कि प्रतान या फिर कंटक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बात समझ में आई? तो इस चीज़ को नोट कीजिए, फिर इसे रफ करके हम बाकी दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जो बाकी दो हमारे भूमिगत तने हैं। कौन से? कंद और शलकंद, ठीक है। इसे नोट करो। अब बाकी दो चीज़ें कौन सी हैं हमारी? कंद, है ना, कंद जिसे हम ट्यूबर बोलते हैं, और दूसरी चीज़ है हमारी शलकंद। शलकंद जिसे हम बल्ब बोलते हैं, ठीक है। ट्यूबर की अगर मैं बात करूं, ट्यूबर यानी कि कंद में आपका आलू आ जाता है। आलू का ही बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर हम दे सकते हैं। आलू में क्या होता है, ये जो पेड़ है, ठीक है, ये बीच में हम पहले एक रेखा खींच देते हैं जो कि हमें ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को सेपरेट कर देगा, ठीक है, यानी कि वायव्य और भूमि वाला। बात समझ आई? तो स्टेम, आधी स्टेम जो है इसकी भूमि के अंदर, क्योंकि भूमिगत तने में ही आती है। बात समझ आई? ये लीव्स हैं, यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, और ब्रांचेस से ही जो पोटैटो होता है वो इस तरह से जमीन के अंदर उपस्थित होगा, है ना, यही होता है। इस तरह से इसमें रूट्स भी होती हैं। स्टेम ब्रांच जो होती है, ये क्या है? ब्रांच है यानी कि शाखा। ये स्टेम है,
और भी इस तरह से इसमें निकलती हुई ये भी पोटैटो है ना, ये छोटा सा पोटैटो है। तो इस तरह से इसमें जो है शाखाएं निकलती हैं। ये क्या है? शाखाएं तो हैं। क्या है? शाखाएं हैं। बात समझ में आई? तो कुछ थोड़ा सा लग रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा जूम करूं, अगर पोटैटो की बात करूं तो पोटैटो में आप जानते हो, ठीक है, ये पोटैटो है, इसमें आपको कट देखने को मिलते हैं, यानी कि गड्ढे देखने को मिलते हैं। और ये जो गड्ढे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम पोटैटो आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटैटो आईज, यानी कि आलू की आंखें। आलू की क्या है? आंखें हैं, यानी कि गड्ढे तरह के होते हैं। ये तो आप अपने आंखों से सदृश देख सकते हो, है ना। तो पोटैटो में आप देखोगे कि गड्ढे होते हैं, वहां से आपको व्हाइट यहाँ पर अंकुरण देखने को मिलता है ना, जहां से आपको जो नया प्लांट है, न्यू पोटैटो प्लांट जो होता है वो जनरेट होता है ना, जर्मिनेट होगा। तो पोटैटो में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि इसमें भी आपको आंखें देखने को मिलेंगी, यानी कि पोटैटो आइज देखने को मिलेंगी, जहाँ पर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं और वहीं से नया प्लांट जो है वो आपका जनरेट हो जाता है। बात समझ में आई? इस तरह से ये क्या है? मान लो ये न्यू पोटैटो प्लांट है, न्यू पोटैटो प्लांट। यहीं से आपकी शाखाएं वाखाएं बाकी सारी चीज़ें जो हैं पाई जाती हैं। बर्ड्स होते हैं ना, उस आइज में आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, बर्ड्स उसी में पाए जाते हैं। जो आंखें होती हैं ना, उसी के अंदर आपकी कलिकाएं उपस्थित होती हैं। और यहाँ पर आपको कहा गया है कि शल्कपत्र से ये ढके भी रहते हैं। शल्कपत्र, शल्कन के बारे में अब आ जाते हैं। तो इसमें आपका एग्जाम्पल, अच्छा खासा एग्जाम्पल क्या है? आलू है। उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है आलू। ठीक। शल्कन की बात करें तो शल्कन में आपकी प्याज, लहसुन आ जाती है, जिसमें शल्क का मतलब ये होता है कि जूसी इसमें सेकेंड लीव्स होती हैं, यानी कि पत्तियां होती हैं, शल्कपत्र होते हैं, जो कि फूड स्टोरेज के ही दौरान, यानी कि संग्रह करने, यानी कि खाना संग्रह करने के लिए ही जब वो मॉडिफाई होती है कोई भी प्लांट, तो उसी के दौरान ये बनते हैं। बात समझ में आई? तो किस तरह से होता है यहाँ पर प्याज की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस टाइप से प्याज आप देख सकते हो, है ना। प्याज कैसी होती है? ऐसी तो होती है। यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें होती हैं और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये तो बाहर से मान लो, ठीक है, ये बाहर से है। अब अंदर से अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, इसके अंदर का पार्ट देखो, आपको इस तरह से शल्कपत्र देखने को मिलेंगे। शल्कपत्रों से ये जो मॉडिफाइड पार्ट है ये ढका हुआ होता है। इसके बाहर क्या होते हैं? शल्कपत्र होते हैं। इस तरह से पूरा ये शल्कपत्रों से ढका रहता है। तो प्याज तो आपने खाई भी होगी, है ना। प्याज में इसी प्रकार से होते हैं ना। तो ये क्या है? स्केली लीव्स होती हैं। स्केली लीव्स, शल्कपत्र जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शल्कपत्र। पत्र यानी कि लीव्स मतलब, ठीक है, लीव्स यानी पत्र। तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है कि इस तरह से जो प्याज के जो शल्कपत्र होते हैं उसमें जूसी होते हैं, यानी कि वो रस भरा रहता है उनमें, है ना। जूसी यानी कि सेकेंड स्केली लीव्स होती हैं। ये कैसी हैं? सेकेंड स्केली लीव्स हैं, सेकेंड स्केली लीव्स या फिर जूसी, ठीक है, क्योंकि इसमें रसदार हैं, जूसी हैं। ये जो लीव्स हैं वो कैसी हैं? जूसी हैं, यानी कि रस भरा होता है। तो वो रस जो है वो क्या है? फूड है। बात समझ में आई? तो इसी प्रकार से ओनियन भी हो गया। ओनियन में भी आप देखते हो तो उसमें जूस नहीं भरा रहता, ठीक है, रस तो उसमें होता ही है लहसुन में, बट उसमें आपको फूड देखने को मिलता है, ठीक है, फूड स्टोरेज उसमें काफ़ी हद तक होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम का ही
पार्ट हैं। बात समझ में आई? तो आपके शलकंद में उदाहरण की मैं बात करूं तो उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? प्याज और लहसुन, ओनियन और गार्लिक आदि, ये आपके बल्ब के ही एग्जाम्पल्स हैं। इसे नोट करो, अब इसे रफ कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो भूमिगत तने होता है जब उसका मॉडिफिकेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपकी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, यानी कि ऐसी कंडीशंस यानी प्रतिकूल परिस्थितियाँ, यानी कि जब ना तो वाटर मिल रहा हो, ठीक है, उतने टाइप का उसे ना तो मिनरल्स मिल रहे हो, यानी कि सारी चीज़ें जो एक प्लांट को खाना बनाने के लिए चाहिए या फिर उसे ग्रो करने के लिए चाहिए, जब ऐसी परिस्थितियां ना हो, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, इस तरह से हो रहा है, यानी कि कम भी हो रहा है, फिर मतलब वेरिएबल है, कंडीशन जो है वो वेरिएबल है, तो उस टाइम पर ये जो चीज़ें हैं वो खुद को दबाए रखती हैं, यानी कि वो अपने आप को स्थायीकृत कर लेती हैं। तो इसीलिए इन्हें ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी बोला जाता है। जो आपके मतलब मोडिफिकेशन है किसका? भूमिगत तने का जो रूपांतरण है उसे आपको ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी बोलते हैं। उसे आप क्या बोलते हो? यहाँ पर दिख रहा है, लिख दे, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, यानी कि स्थायीकरण का अंग। क्या बोलते हैं? स्थायीकरण का अंग या फिर स्थायीकृत अंग उनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अपने आप को स्थायीकृत कर लेते हैं, यानी उस टाइम पर ये ग्रो नहीं करते, उस टाइम पर ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, बट है वो पाए गए हैं, है ना। बट जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, यानी कि फेवरेबल कंडीशन जब आएंगी, यानी कि जब वाटर भी मिल रहा है अच्छी खासी मात्रा में, सारी चीजें मिल रही हैं जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, उस टाइम पर ये खुद को ग्रो करने लगती हैं। बात समझ में आई? यानी कि ये इस टाइप से हैं कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तब ये स्थायीकृत हो जाएंगी, और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी, यानी कि जब अनुकूल हो जाएंगी ये, तो खुद को ये कैसे कर लेंगे? ये खुद को रिप्रोड्यूस कर लेंगे और साथ ही साथ ये अपने आप को ग्रो भी कर लेंगे। बात समझ में आई? तो ये खासियत होती है आपके भूमिगत तने की। बात समझ में आई? तो इसे आप रफ कर देते हैं, ठीक है, पहले नोट कर लो। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है सेकंड थिंग, जो कि है अर्धवायवीय तना। ओके, तो अर्धवायवीय तने के बारे में अब बात करेंगे। करनी है अर्धवायवीय तने की। बात समझ में आई? अर्धवायवीय तना जैसे मैंने बताया था कि आधा भाग जो है ऊपर की ओर है भूमि से बाहर और आधा भाग भूमि के अंदर है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अर्धवायवीय तना। तो अर्धवायवीय तने का रूपांतरण हमें पढ़ना है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले तो अर्धवायवीय तने का रूपांतरण। मोडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात आ जाती है, ये कितने प्रकार का होता है? अर्धवायवीय तना कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का होगा। बात समझ में? तो ये 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला है ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रनर। फिर है भूस्तरी, जिसे हम स्टेलन बोलते हैं। थर्ड है हमारी भूस्तारिका, भूस्तारिका, जिसे हम ऑफसेट बोलते हैं। और लास्ट है हमारा अंतःभूस्तरी, अंतःभूस्तरी।
अंतःभूस्तरी, जिसे हम बोलते हैं सकर। ठीक है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी, भूस्तारिका और अंतःभूस्तरी। पहला है हमारा रनर यानी कि ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी यानी कि स्टेलॉन, भूस्तारिका यानी कि ऑफसेट और अंतःभूस्तारी यानी कि सकर। तो इन चारों के बारे में हम समझते हैं एक एक करके। बात समझ में आई? तो इन्हें नोट करो, फिर हम इसे रफ कर देते हैं। तो उसी तरह से 2-2 करके हम समझ लेते हैं। बात समझ में आई? बात करते हैं रनर यानी कि जिसे हम बोलते हैं ऊपरी भूस्तरी। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रनर। रनर क्यों बोला गया इसमें? क्योंकि इसमें रैपिड ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ का मतलब होता है कि बहुत तेजी से ये खुद को फैला लेता है, जमीन में समांतर वृद्धि करता है, यानी कि बहुत फैला लेता है खुद को, बहुत तेजी से वृद्धि होती है। एग्जाम्पल इसका दूब घास है, यानी कि जो दूबा होती है ना, जो ग्रास होती है, वो आपको देखोगे कि तो आप 1 हफ्ते में भी अगर उसको काट दो तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है ना। नई वहाँ पर जो ग्रास होती है वो उग आती है। तो इसीलिए बोला गया है कि इसमें रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत जल्दी ये खुद को फैला लेते हैं। साथ ही साथ इसमें जो तना होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, पतला होगा। ठीक है, नोट्स, इंटरनोट्स, सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, बर्ड्स भी होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ कि इस तरह से ये जो मिट्टी है, ठीक है, ये प्लांट होता है, इसके नीचे आपको रूट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये रनर है, एक लिटरल ब्रांच होती है ना, ब्रांचें तो होती हैं। यहाँ से फिर एक और नया प्लांट उग आता है ना। यहाँ से भी रूट्स, अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं, ये क्या हैं? अपस्थानिक जड़ें हैं, अपस्थानिक जड़। फिर इस प्रकार से और भी है ना। तो इसमें जो बर्ड्स होती हैं, यहाँ पर मैंने बोला कि नोट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और इसका जो तना है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो इसी वजह से ये इसमें जो ग्रोथ होती है वो रैपिड ग्रोथ होती है। बहुत एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, उदाहरण, तो उदाहरण में आपका आ जाता है दूब घास, ठीक है, और खट्टी बूटी और स्ट्रॉबेरी, ठीक है, खट्टी बूटी, ऑक्सैलेस जिसे बोलते हैं, आदि। ये किसके उदाहरण है? रनर की। बात समझ में आई? तो रनर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमने बोला था भूस्तारिका के बारे में। ठीक है, तो भूस्तारिका जो होती है वो भी आपकी इसी प्रकार से ऊपरी भूस्तारी की तरह ही होती है, बट इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्वेटिक, यानी कि जल में पाए जाते हैं, यानी कि जलीय पौधे होते हैं। और ऐसे भी नहीं, जहाँ पर ठहरा पानी होता है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जलकुंभी। ठीक है, आप सभी जानते होंगे, आप सभी परिचित होंगे इस चीज़ से। जो जलकुंभी होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। वो किस टाइप का प्लांट है? ठीक है, जलीय तो है बट वो भूस्तारिका है, यानी कि वो एक मॉडिफाइड स्टेम है। बात समझ में आई? तो भूस्तारिका जैसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑफसेट बोलते हैं, ऑफसेट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो यहाँ पर ये मैं लिखना चाहूँगी कि ये इसमें जो रिप्रोडक्शन की जो पावर है, जो रिप्रोडक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। इसमें जो ज़रूरत की बात है कि इसमें शॉर्ट इंटरनोड होता है, शॉर्ट इंटरनोड, यानी कि जो पर्व होता है वो कैसा होगा? छोटा होगा। पर्व क्या होता है? दो नोड्स के बीच का जो गैप होता है उसे तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? इंटरनोड। यानी कि दो पर्व संधियों के बीच का जो गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड्स बोलते हैं। और जो कि आपकी भूस्तारिका में कैसा होता है? छोटा होता है, यानी कि एक नोड के बीच थोड़ा दूरी गए और दूसरी नोड है तो वहां से भी प्लांट जो है वो विकसित हो जाता है। तो यही कारण है कि ये प्लांट में, यानी कि जो जल होता है, जो ठहरा पानी होता है, वहां पर ये अपनी आपको पूरी तरीके से फैला लेते हैं।
ठीक है, जिसके कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि रोजेट ऑफ लीव्स, यानी कि जो रोज़ की पत्तियाँ होती हैं, जैसे रोज़ होता है ना खिला हुआ, उसी टाइप की इसमें पत्तियाँ होती हैं। और टफ ऑफ फ्रूट्स, यानी कि इसमें आपको जड़ों का, ठीक है, गुच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, रूट्स का आपको गुच्छा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये वाटर है, ठहरा हुआ पानी। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक जो है वाटर हाइसिंथ, इस तरह से, और यहाँ पर आपको गुच्छा देखने को मिलता है किसका, रूट्स का, टफ्ट ऑफ रूट्स। तो ये क्या है, रोजेट ऑफ लीफ, रोजेट ऑफ लीफ, और ये टफ्ट ऑफ रूट्स या फिर बंच ऑफ रूट्स, यानी कि जड़ों का गुच्छा। अब यहाँ पर क्योंकि ये मुख्य तने के आधार से, मुख्य तने से ही ये निकलती है ब्रांच, जो शाखा होती है वो मुख्य तने से ही निकलती है ना। तो इस पौधे के मुख्य तने से यहाँ से ये ब्रांच निकली, इसका नोड जो इंटरनोड जो था शॉर्ट था। ठीक है, एक ये नोड है और एक ये नोड है, तो इनके बीच में ये जो गैप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। बात समझ आई। एक ये पर्वसंधि है, एक ये पर्वसंधि है, पर्वसंधि, पर्वसंधि, ये भी पर्वसंधि है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड, यानी कि पर्व। तो ये पर्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से थोड़ी ही दूर जाने पर यहाँ पर एक और बड होगी, ठीक है, या फिर एक और नोड होगी, नोड से ही आपकी शाखाएं वाखाएं बाकी सारी चीज़ें पत्तियाँ निकलती हैं। तो यहीं से आपके बंच ऑफ लीव्स जो है, यानी कि जो रोजेट लीव्स हैं वो निकल आती हैं, नया प्लांट जो है यहीं से आपका विकसित हो जाता है। बात समझ में आई। इसी प्रकार से और आगे जा करके यहीं पर शॉर्ट, यहाँ पर भी आपकी एक नोड पाई जाएगी, तो जहाँ से आपकी लीव्स निकल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर बंच ऑफ रूट्स एज ऑलवेज। ठीक है, तो ये आपका होता है भूस्तारिका, यानी कि ऑफसेट में। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, भूस्तारिका के तो एग्जाम्पल उदाहरण है इसके, समुद्र शोक, समुद्र शोक। ठीक है, वाटर हाइसिंथ जो होता है उसमें आपका आइसोर्निया, आइसोर्निया है ना, और पिस्टिया, पिस्टिया हो गया आदि। ठीक है, जलकुंभी जो होते हैं ना, जलकुंभी, पिस्टिया, यानी कि इंग्लिश में पिस्टिया बोलते हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर, यहाँ पे पिस्टिया, जलकुंभी। क्लियर है इतनी सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं, ऊपरी भूस्तरी और भूस्तारिका। हमने रनर के बारे में पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया है ऑफसेट के बारे में। अब दो चीज़ें और बाकी हैं, दो चीज़ें और कौन कौन सी बाकी हैं, अब हमें पढ़ना है अंतःभूस्तारी, ठीक है, और हमें भूस्तरी के बारे में।
हमें डिफरेंस देखना है किसमें, भूस्तरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेलॉन, है ना, और दूसरी चीज अंतःभूस्तरी, अंतःभूस्तरी जिसे हम बोलते हैं सकर। भूस्तरी एग्जाम्पल उदाहरण की बात करूं मैं तो इसमें आपका मिंट आ जाता है, यानी कि पुदीना, और चमेली, ठीक है, पुदीना आ जाता है और चमेली आ जाता है। यहाँ पर क्या होगा कि आपने देखा होगा कि प्लांट्स में जो नोट्स होती हैं वहाँ से आपकी ब्रांचेस निकलती हैं, है ना। यहाँ पर क्या है कि मान लो कोई प्लांट है, इस तरह से ये भूमि है, ये तना है, यहाँ से कोई प्लांट निकला, ये कोई प्लांट है, यहाँ से इसकी रूट्स भी हैं, ठीक है, ये कोई प्लांट है, यहाँ पर इसकी रूट्स हैं। अब ये जो भूस्तरी यानी कि स्टेलॉन है, उसकी जो ब्रांच होती है वो आपकी बिल्कुल मेन एक्सिस, ठीक है, जो स्टेम के बिल्कुल एक्सिस से, आधार से, मुख्य तने के आधार से एक ब्रांच निकलती है इस तरह से। ये क्या है आपकी लेटरल ब्रांच होती है, पार्श्व शाखा। बात समझ आई, ये क्या है, पार्श्व शाखा होती है। कुछ टाइम तक ये जो शाखा होती है वो आपकी एरियली ग्रोथ करेगी। कैसी ग्रोथ करेगी, एरियली, इसमें एरियली ग्रोथ होती है। एरियली ग्रोथ का मतलब क्या है, भूमि से ऊपर की ओर थोड़ी देर तक वृद्धि करेगी। वृद्धि करते करते ये एक अचानक से थोड़ी दूर पर जाते हुए ये जमीन में चली जाएगी, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर रूटिंग हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, रूटिंग, और यहाँ से एक नया प्लांट जो है वो ओरिजिनेट हो जाएगा। इस प्रकार से एक नया प्लांट जो है वो इस तरह से ओरिजिनेट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये किसमें होता है, ये आपका होता है भूस्तरी, ठीक है, स्टेलॉन। इस प्रकार के अर्धवायवीय तने के रूपांतरण में आपको भूस्तरी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इसका बताया है मैंने, पुदीना यानी कि मिंट जो होता है, पेपरमिंट जो होता है, साथ ही साथ चमेली, ठीक है, यानी कि जैस्मिन जो होता है, ठीक है, मिंट और जैस्मिन में आपको स्टेलॉन देखने को मिलता है। स्टेलॉन प्रकार के सब एरियल स्टेम होता है, उसमें आपको इस प्रकार से सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर आपकी एक लिटरल ब्रांच निकलती है, पार्श्व शाखा। कुछ टाइम तक वो एरियली ग्रोथ करेगी, यानी कि वो वायु में, ठीक है, यानी वायु यानी कि भूमि से ऊपर की ओर वृद्धि करती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो झुक जाती है और क्षैतिज वृद्धि, किसके अंदर, जमीन के अंदर क्षैतिज वृद्धि होगी उसमें, और वहीं से वो रूटिंग स्टार्ट कर देगी, यानी कि वहाँ से वो रूट्स बना लेगी और एक नया प्लांट जो है वहाँ से वो ऑरिजिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये भूस्तरी है। अंतःभूस्तरी यानी कि सकर में क्या होता है, सकर में इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर भी आपको भूस्तरी की तरह ही वहाँ पर भी ब्रांच निकलती है, बट यहाँ पर उल्टा होता है कि यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि जिस तरह से हमने अभी क्या देखा स्टेलॉन में कि को जो ब्रांच थी वो पहले ऊपर हुई और फिर नीचे जमीन में गई, बट यहाँ पर भूस्तरी में आपको, अंतःभूस्तरी में आपको ये देखने को मिलता है कि पहले जो ब्रांच होती है वो जमीन के अंदर वृद्धि करती है, फिर हवा में तिरछी जाती है, ठीक है, यानी कि ऑब्लिकली वो क्या करती है, जमीन के ऊपर वृद्धि करेगी। बात समझ में आए। तो पहले उदाहरण की बात करें कि उदाहरण क्या है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपका हो जाता है केला, अनानास, ठीक है, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया आदि। ये किसके उदाहरण हैं, ये आपके भूस्तरी के, अंतःभूस्तरी के उदाहरण हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पर कैसे, मैंने बोला कि यहाँ पर उल्टा होता है, किस प्रकार से कि मान लो ये कोई प्लांट है, भूमि के अंदर है, ये जो स्टेम है, इसकी जो स्टेम है वो भूमि के अंदर की तरफ है ना। तो अंतः यानी कि अर्धवायवीय तने का मतलब ही होता है कि आधा जो तने का भाग है वो भूमि के ऊपर है और आधा जमीन के अंदर है ना, यही तो बात होती है। तो यहाँ पर जो ब्रांच होती है वो यहाँ से स्टेम के बासल से निकलती है, यानी कि यहाँ से निकलेगी, यहाँ से ग्रोथ करेगी जमीन के अंदर। ये भूमि है, बस में ये जमीन के अंदर वृद्धि करती है। यहाँ पर मैं लीव्स बना देती हूँ, ठीक है, यानी कि ये ऊपर प्लांट है,
ये ज़मीन के अंदर भूमि के अंदर वृद्धि करती हुई, ये हमारी ब्रांच है, वृद्धि करती हुई जाएगी और तिरछी यानी कि ऑब्लिकली ये भूमि के ऊपर आ जाएगी और यहाँ से एक नया प्लांट जो है वो ये निकल आएगा। बात समझ में आया? इस तरह से ऑरिजिनेशन होता है प्लांट का। ये प्लांट आप देख सकते हो कि वो तिरछा है, ठीक है। क्षैतिज वृद्धि पहले कैसे हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भूमि के ऊपर यानी कि एरियली ग्रोथ की, फिर ये रूटिंग स्टार्ट हुई, फिर जमीन के अंदर आया। यहाँ पर देखो अंतःउस्तरी में पहले ये नीचे से वृद्धि हुई यानी कि जमीन की भूमि के अंदर वृद्धि होती है, फिर ये वायु में आता है, फिर ये वायु में तिरछी उसकी ग्रोथ होती है यानी कि तिरछी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तिरछी वृद्धि होती है इसमें। अंतःउस्तरी में क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, मेन स्टेम है, उसकी बासल से, ठीक है, यहाँ से ऊपर से तो निकल रही है ना, यहाँ से ये वृद्धि करता करता जाता है और टेढ़ा यानी कि तिरछा यानी कि जैसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिकली ग्रोथ होती है इसमें। समझ में आया? तो इन दोनों में भी हमने डिफरेंस देख लिया, इस चीज़ को नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं एरियल वाला, ठीक है, यानी कि वायवीय तनी का रूपांतरण किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब हमें देखना है वायवीय तने का रूपांतरण। किसका? वायवीय तने का रूपांतरण। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम, ठीक है। एरियल स्टेम जो होती है उसका मॉडिफिकेशन किस प्रकार से होता है, तो इसमें भी 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहले परिणाम स्तंभ, तथा परिणाम पर। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे फाइलोक्लेट्स, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे फाइलोक्लेट एंड क्लेडोन, ठीक, क्लेडोन है ये। दूसरा है हमारा स्तंभ प्रतान, स्तंभ प्रतान यानी कि स्टेम टेंड्रिल, थर्ड है हमारा स्तंभ कटंक, जिन्हें हम बोलते हैं स्टेम थॉर्न्स, और फोर्थ है हमारा पत्र प्रकलिकाएं, जिन्हें हम बोलते हैं बल्ब्स। ये 4 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे किसमें? वायवीय तने के रूपांतरण में, ओके। तो पर्णाव स्तंभ या पर्णाव पर, जैसे हम फाइलोक्लेट्स या क्लॉडेड बोलते हैं, ठीक है। क्लेडोड में क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पे, आप लोग पहले नोट कर लो इसे, ठीक है, फिर हमें 2-2 करके फिर से हम उसी टाइप से बताएंगे। बात समझ रहे? तो इसे नोट कर लीजिए।
तो फर्स्ट हमारा क्या है, पर्णाव, पर्णाव स्तंभ व पर्णाव पर्व, दोनों सेम चीज़ें हैं, बस पर्णाव पर्व जो है उसमें आपको नुकीले, ठीक है, या फिर सुई जैसे आकार के वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स शुष्क स्थानों पर पाए जाते हैं। कैसे स्थानों पर? शुष्क क्षेत्रों में, एरिड रीजन्स, एरिड रीजन्स, एरिड रीजन्स पर पाए जाने वाले कुछ ऐसे प्लांट्स जहां पर, अब देखो शुष्क स्थान है यानी कि वहां पर वाटर लॉस यानी कि पानी की कमी होगी, तो ऐसे में क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर लॉस को रोकने के लिए, वाटर लॉस को रोकने के लिए यानी कि वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, इसे रोकने के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी लीव्स को त्याग देते हैं। अब लीव्स क्या है, क्लोरोफिल कंटेनर होता है, यानी कि क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन होता है। जब वो उसको त्याग देंगे लीव्स को, तो वो खाना कैसे बनाएंगे? जो प्लांट्स हैं अगर वो अपनी लीव्स को ही त्याग देंगे तो वो खाना कैसे बनाएंगे? तो इस टाइम पर जो स्टेम होती है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में वो आपकी मॉडिफाइड हो जाती है? लीव्स में, ठीक है। लीव्स का काम कौन करने लगता है? स्टेम करने लगती है। इसी कारण से जो स्टेम होती है वो आपकी मांसल हो जाती है, यानी कि फ्लैसी हो जाती है। बात समझ में आई? तो इस कारण से यहाँ पर होता क्या है, पर्णाव स्तंभ या पर्णाव पर्व में यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर लॉस को रोकने के लिए खुद एक लीव्स की तरह काम करने लगते हैं। इस कारण से वाटर लॉस जो होता है, वाटर लॉस जो होता है वो कम हो जाता है, पानी जो है इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, और खाना भी जो होता है, ठीक है, क्योंकि लीव्स जो होती हैं वही हमारा भोजन बनाती हैं। खाना कौन बनाता है? लीव्स बनाती हैं। तो इस तरह से जो स्टेम होती है जो कि लीव्स में कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रकार से वो खाना भी बना लेती है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात करें, पर्णाव पर्व क्या है, इसी प्रकार से होते हैं, ठीक है। आपकी जो पर्णाव स्तंभ होते हैं यानी कि जो फाइलोक्लेट्स या क्लैडोड होते हैं वो आपके चपटे हो सकते हैं, ठीक है, चपटे यानी कि फ्लैटेड, या फिर सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार, बेलनाकार, दो तरह के पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल, ओके। पर्णाव पर्व में भी इसमें यही होता है, ठीक है। इसमें से केवल एक ही नोड पाई जाती है ना, और इसमें सुई के आकार की जो है आपके स्तंभ देखने को मिलते हैं, पर्णाव देखने को मिलते हैं, ओके। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इसके उदाहरण देख लो। तो उदाहरण है सतावर, उदाहरण है इसके सतावर और नागफनी, यूफोर्बिया, और कोकोलोबा, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपके फाइलोक्लेट्स और क्लैडोड के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। तो ये पहला हो गया हमारा। अब हम इसे नोट कर लीजिए, तो इसे हम रफ करके हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है स्टेम टेंड्रिल, ओके। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? सेकंड वाला है हमारा स्तंभ प्रतान, टेंड्रिल, ओके। टेंड्रिल क्या होते हैं?
ये क्या किस में मदद करते हैं? जो लीफ, जो स्टेम टेंडल होते हैं, स्टेम टेंडल किसी भी प्लांट को चढ़ने के लिए मदद करते हैं। किस लिए? क्लाइंब के लिए। ओके, तो ये किस लिए मदद करते हैं? चढ़ने के लिए। ओके, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है प्लांट्स में। ओके, कभी कभी इसमें यहाँ पर फूल भी लगते हैं। तो स्तंभ प्रदान का मतलब है कि यहाँ पर कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी है ये? कोइल्ड। ठीक है, कोयल की तरह, यानी कि कुंडलित संरचना होती है। कुंडलित संरचना है जो कि किसी भी पौधे को चढ़ने के लिए मदद करती है। बात समझ आई? यानी कि इस टाइप से कोई प्लांट है। ओके, प्लांट है, यहाँ पर लीव्स हैं और ये हर नोड पर आपको मिलेगी। ठीक है, ये दो तरह से हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ये टेंडल आपको देखने को मिलेंगी जो कि चढ़ने के लिए मदद करती हैं। जो स्टेम टेंडल होती हैं वो दो तरह से हो सकती है, या तो वो एक्सिलरी होंगी, यानी कि वो एक्सिलरी बर्ड्स पर होंगी, या फिर वो आपकी टर्मिनल बर्ड पर होंगी। एक्सिलरी बर्ड्स पर, ठीक है, अगर पाए जाएंगे तो वो चारों तरफ से, लेकिन अगर वो टर्मिनल पर अगर कोई टेंडल पाई जा रही है तो वहां पर सिर्फ एक टेंडल होगी, क्योंकि यहाँ पर एपिकल बर्ड पर सिर्फ एक टेंडल होगी, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो एक ही टेंडल होगी पूरे प्लांट में। बट यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड की अगर मैं बात करूं कि हर कक्षस्थ कलिका पर टेंडल पाई जा रही है, ठीक है, तो वो एक नहीं है, तो उस पर काफी सारी टेंडल वहां पर ऊपर। दो तरह से हो सकती है, एक्सिलरी बर्ड पर पाई जाएंगी टेंडल, और या फिर आपकी टर्मिनल बर्ड पर होंगी। ओके, टर्मिनल बर्ड यानी कि सिर्फ एक ही, तो उस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ एक टेंडल होगी। लेकिन अगर एक्सिलरी बर्ड्स पर अगर टेंडल पाई जा रही है तो आप उसमें काफी सारी, हर बर्ड पर आपको टेंडल देखने को मिलेगी। ओके, तो इसे प्रतान बोलते हैं। उदाहरण यहाँ पर लिखना चाहूं तो उदाहरण क्या है इसके? उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण हमारे हो जाते हैं लौकी, ठीक है, और तुरई हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया आदि। ठीक है, इस तरह से ये इस सभी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक ग्रेप्स हो गया यानी कि अंगूर। अंगूर में आपको टर्मिनल जो टेंडल है वो देखने को मिलती है। किसमें? अंगूर में। ओके, तो इतने सारे एग्जांपल्स है इसके। ये हमारा सेकंड वाला फिनिश हो गया है, स्तंभ प्रतान। ओके, तो अब हम थर्ड वाला पढ़ेंगे, थॉर्न्स वाला। ठीक है, स्तंभ कंटक जिसे बोलते हैं, ठीक है, कांटे जिसमें हम किसी भी प्लांट में देखते हैं कि उसमें प्रोटेक्शन के लिए। अब स्तंभ प्रदान, जैसे कि मैंने कहा था कि सपोर्ट, यहाँ पर हमने कहा था कि बेस होते हैं, है ना, मोडिफिकेशन के क्या होते हैं? आधार होते हैं। तो यहाँ पर एक आधार क्या है? ये सपोर्ट। तो सपोर्ट है इसका मुख्य आधार, सपोर्ट। ठीक, सपोर्ट के लिए ही मोडिफिकेशन यहाँ पर जो हो रहा है वो स्तंभ प्रदान के रूप में हो रहा है। ओके, तो इसे नोट करो, फिर हम पढ़ते हैं स्तंभ कटंग के बारे में। अब थर्ड हमारा क्या है? थर्ड हमारा आ जाता है स्तंभ कटंग। स्तंभ कटंग यानी कि इसे हम बोलते हैं थॉर्न्स। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे। तो कांटे से आप समझ ही जाओ यहां पर क्या होता है। यहां पर आपको थिक, हार्ड और पॉइंटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम थॉर्न्स बोलते हैं, स्टेम थॉर्न्स। स्टेम थॉर्न्स यानी कि कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है, यहां पर लीव्स पाई गई हैं, तो यहां पर हर एक्सिलरी बर्ड पर
आपको क्या देखने को मिलते हैं, आपको इस तरह से पॉइंटेड या फिर स्ट्रेट आपको थॉर्न्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम स्तंभ कंटक बोलते हैं। ये थॉर्न्स क्या करेंगे, इनका जो काम है, ठीक है, जो स्तंभ कंटक होते हैं वो किस लिए होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए। यानी कि किसी भी प्लांट को अगर हमें जानवरों से बचाना है, ठीक है, जो यानी कि हर्बीवोरियस एनिमल होते हैं, जो हर्बीवोरियस होते हैं, हर्बीवोरियस एनिमल होते हैं, ओके, हर्बीवोरियस एनिमल्स जो होते हैं उनसे बचाने के लिए प्लांट को वहाँ पर उसमें क्या होते हैं, वहाँ पर उसमें कांटे पाए जाते हैं, यानी कि जो कि स्ट्रेट भी होते हैं, यानी कि जो सीधे भी होते हैं कुछ कुछ प्लांट्स में, और कुछ में वो हुक टाइप के भी होते हैं, ओके। तो इस तरह से उसमें थॉर्न्स होते हैं। थॉर्न्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कोई भी प्लांट जो है, कोई भी एनिमल उसे खा ना सके, इसी वजह से हर एक्सिलरी बड पर। अब एक्सिलरी बड पर जब थॉर्न्स आपके पाए जाएंगे तभी वो प्लांट जो है बच पाएगा, है ना। अगर एपिकल पर अब एपिकल पर अगर, यानी कि हमारे टर्मिनल पर, अगर टर्मिनल बड पर अगर वहाँ पर आपको कंटक देखने को मिल रहा है, यानी कि स्तंभ कंटक यानी कि थॉर्न्स अगर वहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो उस प्लांट में सिर्फ एक ही होगा, है ना। बट उससे कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि अगर मान लो बहुत लंबा प्लांट है तो उसे नीचे से सारे जानवर जो हैं खाकर चले जाएंगे। इसीलिए हर एक्सिलरी बड पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, आपको स्तंभ कंटक यानी कि थॉर्न्स देखने को मिलते हैं। बात समझ में आई। तो ये हुक टाइप के भी हो सकते हैं, ये आपको इस टाइप से भी देख सकते हैं आप, इस तरह से, है ना। तो स्ट्रेट भी होते हैं, ये स्ट्रेट। बात समझ में आई। स्ट्रेट भी आपको देखने को मिलते हैं, ओके। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल हिंदी में लिखती हूँ, उदाहरण। तो इसके उदाहरण क्या है, नींबू, ठीक है, नींबू के पेड़ में आप देख सकते हो, और बोगेनविलिया, बोगेनविलिया आदि, ओके। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लास्ट यानी कि फोर्थ वाला हम देखते हैं, पत्र प्रकलिकाएं, ओके, बल्बिल के बारे में। तो बल्बिल में क्या होता है, वाला हमारा लास्ट है, पत्र प्रकलिकाएं या फिर प्रकलिका, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बल्बिल। बल्बिल क्या होता है, कोई प्लांट है, ठीक है, ये स्टेम है। तो यहाँ पर जो लीव्स होती हैं, ठीक है, आप स्लाइड में देख सकते हो कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर एक कलिका देखने को मिलती है, ये मात्र पौधा है ना, और ये इसकी कलिका होती है। बात समझ में आई। ये कलिका क्या करेगी, अपने मात्र पौधे से अलग हो जाएगी। ये जो कलिका है ये क्या है, बल्बिल है। तो ये क्या होगी, अलग हो जाएगी मात्र पौधे से और यहीं से अनुकूल परिस्थितियों में, ठीक है, ये क्या है, न्यू बल्बिल है, जो कि अनुकूल परिस्थितियों में यानी कि फेवरेबल कंडीशंस में क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी, ओके। तो इसी प्रकार से ये क्या कर रही है, एक मात्र पौधा है, ये क्या है, मात्र पौधा है, और इसमें ये जो कलिका थी ये क्या हो जाती है, अपने मात्र पौधे से अलग हो जाती है और एक नया प्लांट या फिर वहां पर अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि कर जाती है, ओके। तो एक तरह से ये आपके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल का भी काम कर रही है, ओके। और ये जो है आपको खाना संग्रह यानी कि खाद्य संग्रह यानी कि फूड स्टोरेज का भी काम कर रही है, ओके। दो तरह से ये जो है आपका पत्र परिका जो है, बल्बिल जो है वो काम करती है, ओके। तो समझ में आया। ये लास्ट था एग्जाम्पल, अलॉय और अगेव,
आदि, या फिर किसके एग्जाम्पल हैं, पत्र प्रकलिकाओं के। क्लियर है? तो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में हमने क्लियरली पढ़ लिया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब बारी है लीव की, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, फिर फ्लावर आ जाएगा, इस तरह से। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है और इस लेक्चर में आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी